शुरुआत कर्नाटक से करेंगे, जहां पर सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार कर्नाटक का सीएम होगा तो कौन होगा। कांग्रेस में इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। सीएम को नाम को लेकर दिल्ली से बेंगलुरु तक सियासी हलचल चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने सीएम के लिए सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगा दी है, जबकि डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। शिवकुमार को 2 मंत्रालय भी दिए जाएंगे। वो लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। 2.5 साल के बाद शिवकुमार को सीएम बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने फोन पर सिद्धारमैया से बात की है और जनता के लिए वादे पूरे करने के लिए कहा है। सीएम को लेकर चल रही हलचल पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता रवि सिंह, उनके पास चलेंगे। रवि, कर्नाटक के सीएम को लेकर कांग्रेस में क्या तय हुआ है? कुछ स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है क्या आपको? देखिए, इस समय मैं मौजूद हूं उस होटल के सामने जहां पर सिद्धारमैया अंदर मौजूद हैं। तमाम विधायक उनसे मिलने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। करीब 2 से 3 दिन हो चुके हैं जब सिद्धारमैया यहां पर दिल्ली में मौजूद हैं। सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनने के बहुत ज्यादा चांस है। उनकी मुलाकात लगातार हो रही है कांग्रेस के सीनियर नेताओं को से, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या फिर राहुल गांधी हैं। डीके शिवकुमार भी 2 दिन से यहां पर दिल्ली में मौजूद है। उन्होंने भी मुलाकात की है सीनियर नेताओं से, खड़गे से। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि अब कभी भी इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। औपचारिक ऐलान होने की, अब जो घोषणा होने की, उसका इंतजार चल रहा है। हालांकि दोनों ही समर्थक अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एमएलएज हैं जो सिद्धारमैया को चाहते हैं और लगातार उनसे जब हम बातचीत कर रहे हैं, हालांकि ऑफ रिकॉर्ड, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी कमान संभाल चुके हैं। बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, चेहरा है कांग्रेस के कर्नाटक में। लेकिन दूसरी तरफ डीके शिवकुमार, उनके भी समर्थक यही चाहते हैं कि उनके नेता मुख्यमंत्री पद की कमान संभालें। लेकिन फैसला आला कमान को करना है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की और रणदीप सुरजेवाला की। यही वजह है कि ये 4 नेताओं से लगातार मुलाकात इन दोनों लोगों की हो रही है। और इस समय यहाँ पर सिद्धारमैया मौजूद है और दूसरी जगह डीके शिवकुमार। अब से थोड़ी देर पहले डीके शिवकुमार मल्लिकार्जुन के घर पर गए थे, उनसे मुलाकात हुई है। फोन पर सीनियर नेताओं की बातचीत चल रही है। लेकिन थोड़ी सी इस बात को लेकर डीके शिवकुमार के जो कैंप है उनकी तरफ से यह था कि डीके शिवकुमार ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में, उससे पहले, क्योंकि पूरे के पूरे 5 साल तक उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की है। यही वजह है कि उनके पास में सीएम की कुर्सी जानी चाहिए। लेकिन अब आला कमान को ही करना है, क्योंकि सिद्धारमैया सबसे सीनियर नेता हैं, पुराने नेता हैं और एक बार कुर्सी पहले भी संभाल चुके हैं। तो यही वजह है कि सिद्धारमैया के ज्यादा चांसेस हैं। औपचारिक घोषणा का इंतजार अभी बाकी है। जी रवि, और एक परिपाटी भी रही है कांग्रेस की, हमेशा सीनियरों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। खैर, देखना होगा कि आखिरकार तरजीह इन दोनों में से किसको मिलती है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रवि। तो एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सीएम को लेकर कांग्रेस में अभी भी मंथन चल रहा है, आज या कल सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने सीएम को लेकर बीजेपी पर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। सीएम पे मचे इस घमासान में बीजेपी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस में सीएम को लेकर जो घमासान मचा हुआ है उस पर बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को जल्द से जल्द सीएम के नाम का ऐलान करना चाहिए। See, people have voted Congress party. They are yet to finalize their CM candidate. It's their internal matter. I don't want to discuss much on that. But it is going to reflect on the Congress party that in spite of having a complete majority, they are unable to decide a leader. This shows the internal situation of the party and the aspirations of the people are more important
than politicking. I think they should settle that office of the Chief Minister and formation of the government as soon as possible. और अब बात करेंगे केंद्रीय कैबिनेट की, जहां कई अहम फैसले लिए गए। इसमें आज खरीफ सीजन के लिए सब्सिडी को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने यूरिया के लिए 70,000 करोड़ और एनबीएस के लिए 38,000 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया है। इसके अलावा आईटी हार्डवेयर की पीएलआई स्कीम में बदलाव करते हुए इसमें 17,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। किस तरह से आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा, इन सब के लिए आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर अप्रूव किए। पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर पहले से इसका एक वर्जन था जिसमें जो कुछ भी सुधार करना था और जो कुछ भी फीडबैक मिला इंडस्ट्री से, उसके बेसिस पे उसमें बहुत अच्छे मॉडिफिकेशंस किए गए और वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुए। और कैबिनेट के फैसले को डिटेल से जानने के लिए चलते हैं। लक्ष्मण जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास। लक्ष्मण जी, दोनों फैसलों की डिटेल्स क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फैसला मैं कहूँगा जिसका हम आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो है लैपटॉप, टैब, कंप्यूटर। और ये चूंकि महंगे कई बार इसलिए होते हैं चूंकि इसमें जो कंपोनेंट लगते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं। अब उसका घरेलू उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, आत्मनिर्भर कैसे बना जाए, इसके लिए सरकार ने आईटी हार्डवेयर की पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। ये दूसरा चरण पहले चरण से कहीं ज्यादा है। पहले चरण में जहां करीब 7,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव था, इसमें 17,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जा रहा है। 6 साल के लिए स्कीम होगी और इस स्कीम के जरिए माना यह जा रहा है कि 3,35,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा और 2,430 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 75,000 नए लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो ये इसका फायदा होगा और साथ ही साथ इस पूरे कंपोनेंट के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। दूसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है वो फर्टिलाइजर के लिए। फर्टिलाइजर के लिए खरीफ सीजन के लिए सरकार ने 1,08,000 करोड़ रुपए सब्सिडी को मंजूरी दी है। ये जो 1,08,000 करोड़ रुपए सब्सिडी है उसमें से 70,000 करोड़ रुपए यूरिया सब्सिडी है, यानी यूरिया की एमआरपी ना बढ़े, कीमत लागत बढ़ रही है तो उस अंतर की भरपाई सरकार करेगी 70,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देकर के। और एनबीएस यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तौर पर 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी जो कि डीएपी, एमओपी, फर्टिलाइजर में काम आता है। और ये जो सब्सिडी की रकम है और सब्सिडी की जो दरें तय की गई है ये दरअसल 6 महीने के लिए, 1 अप्रैल से लेकर सितंबर तक का। हालांकि पिछले सब्सिडी के दर से तुलना करें तो करीब 35% की कटौती की गई है, वो इसलिए क्योंकि कच्चे माल की कीमतें गिरी है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और इसके अलावा घरेलू फुटवेयर इंडस्ट्री की बात करेंगे जिसको बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी दरों और रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के लिए सरकार जल्द सख्त कदम उठा सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताएं जरा क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि फुटवेयर इंडस्ट्री को टैक्स के मोर्चे पर राहत देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। डीपीआईटी की तरफ से वित्त मंत्रालय को एक प्रपोजल भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि जो जीएसटी की मौजूदा दरें हैं जो 12% फ्लैट है उसमें कटौती की जाए, क्योंकि इंडस्ट्री की मांग है कि अगर एक आज की डेट में हवाई चप्पल भी, स्लीपर भी अगर खरीदते हैं 100 रुपये का तो उस पर भी 12% का जीएसटी देना पड़ता है। लिहाजा इंडस्ट्री की मांग यही है कि जो पुराना रेट था 5% उसको रीस्टोर किया जाए। दूसरी और ये जो मुद्दा है अब जीएसटी काउंसिल में आने वाले दिनों में जा सकता है, अगले महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है। दूसरा जो मुद्दा है वो है इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी अभी 22%, 23% तक है अगर फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए देखें तो इस पर जो डीपीआईटी की तरफ से जो प्रपोजल गया है उसमें कहा गया कि मैक्सिमम रॉ मटेरियल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 10% तक किया जाए, तभी जाके घरेलू इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ सकता है। जो तीसरी और बड़ी राहत जो हो रही है वो है कि चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया से जो बड़े पैमाने पर डंपिंग होती है फुटवेयर की और सस्ते फुटवेयर्स की, उसको रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठा सकती है सरकार। उसमें सबसे पहला जो कदम हो सकता है वो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाने पर तय हो सकता है। दूसरी जो हो सकती है वो जो इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको और सख्त बनाने पर जोर है। और तीसरी बड़ी बात की जो एक तरह से जो फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए जो कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज हैं
उनको डोमेस्टिकली अवेलेबल कराने पर सरकार का जोर है और इसी को देखते हुए सरकार फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम बुलाने पर भी विचार कर रही है। ये अंडर कंसिडरेशन है। तो कुल मिलाकर ये सारे कदम ऐसे हैं जो फुटवेयर इंडस्ट्री को, खासतौर से घरेलू फुटवेयर इंडस्ट्री को काफी राहत दे सकते हैं आने वाले दिनों में। तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात गो फर्स्ट की, क्योंकि गो फर्स्ट फिर से उड़ने की तैयारी में है। हाल ही में गो फर्स्ट ने संकेत दिए हैं कि सीमित क्षमता के साथ कंपनी फिर अपनी सेवा शुरू कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताए जरा गो फर्स्ट अब क्या सोच रही है? जी, गोफर्स्ट ने एक इंटरनल रोड मैप बनाया है जिसे बहुत जल्दी वो एनसीएलटी के सामने पेश करने वाली है, जिसमें कि वो अपने ऑपरेशंस को दोबारा से शुरू करने का तरीका बताएंगे, उसके लिए उसकी प्लानिंग बताएंगे। और इसमें जो खास बात है इसको सरकार के साथ भी अभी शेयर कर दिया गया है और बहुत जल्दी इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। इसमें जो खास बात है वो ये है कि उनके पास हालांकि कुल मिला के जो 54 विमान थे उसमें से आधे विमान ग्राउंडेड हैं, लेकिन जो शुरुआत होगी वो 4 से 10 विमानों के बीच होगी। सीमित क्षमता के साथ उनके जो सबसे ज्यादा वायबल रूट्स हैं वहां से शुरू करने की वो बात कर रहे हैं खासतौर पे। और कुछ ऐसे रूट्स भी हैं जहां पे वो डिफेंस के लिए चार्टर्ड उड़ाते हैं, मसलन दिल्ली लेह या दिल्ली श्रीनगर, तो वहां से शुरुआत की जा सकती है जहां उनका एक तरह से फिक्स्ड उनका जो पहले से पैटर्न चला रहा है वो है। तो शुरुआत में ऐसे रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां उनकी क्षमता काफी ज्यादा थी और जहां पे जो है वो 4 से 10 विमानों के बीच जिससे शुरू कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऑपरेशनल कॉस्ट को मीट करने के लिए जो ECLGS स्कीम है सरकार की, उनका तीसरी खेप जो है वो उनको मिलनी बाकी है 200 करोड़ के लगभग की। तो स्टार्टिंग में जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो वहां से लेना चाहेंगे, इसकी जो है वो बात की गई है। इसके अलावा जो 23 मई तक फिलहाल जो है उन्होंने अपनी बुकिंग बंद की है, लेकिन 23 मई के बाद बुकिंग शुरू करने के लिए DGCA से अप्रोच करने वाले हैं गोफर्स्ट। और इस सरकार की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि वो पूरी तरह से मदद करने को तैयार है गोफर्स्ट को। अगर वो अपनी उड़ान जो है शुरू करना चाहते हैं तो अगले 10 से 15 दिनों के अंदर एक शायद उनको दोबारा से सीमित क्षमता के साथ उड़ान शुरू करने के बारे में कोई खबर आ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया रोहन, तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और अदानी हिंडनबर्ग मामले की बात करेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच पूरी करने के लिए 3 महीने का वक्त दे दिया है। सेबी को 14 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने के निर्देश भी दिए हैं। डिटेल लेते हैं इस खबर पर असीम मनचंदा से। असीम, आखिरकार सेबी को 3 महीने का वक्त मिला, जहां सेबी 6 महीने का वक्त मांग रहा था, उसके बाबत कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? अब देखिए, 2 मार्च को अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे। 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने दोबारा से एफिडेविट दायर किया। सेबी ने 6 महीने का वक्त जांच के लिए देने की मांग की। सेबी का कहना था कि कई सारी ट्रांजेक्शंस काफी कम्प्लेक्स है, कई सारे देशों से इसकी जानकारी जुटानी है, कई सारे रेगुलेटर से इसकी जानकारी जुटानी है, तो ऐसे में 6 महीने का वक्त और दिया जाना चाहिए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का वक्त देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 2 महीने का वक्त पहले दिया जा चुका है, हम आपको 3 महीने का और वक्त देते हैं। आपको 14 अगस्त तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्टेटस रिपोर्ट से हमें लगता है कि जांच सही दिशा में बढ़ रही है तो आपको और वक्त दिया जा सकता है, आपको सितंबर तक का वक्त दिया जा सकता है। तो अब सेबी को 14 अगस्त तक अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, सेबी ने एक जांच का एक्सपर्ट्स की जांच कमेटी भी बनाई थी। वो कमेटी भी इस पूरे मामले की जांच करती रहेगी। उस कमेटी ने जो पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को ये रिपोर्ट दे दी जाए। अब याचिकाकर्ता भी उसके आधार के ऊपर अपनी आगे की सुनवाई, आगे की कार्रवाई तय करेंगे। साथ ही साथ अब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां अमेरिकी डेट संकट से बाजार में डर का माहौल रहा। सबसे बाजार गिरावट के साथ इससे बंद हुआ। सेंसेक्स 372 अंक गिरकर 61,561 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 105 अंक गिरकर 18,182 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली रही रियलिटी, IT, मेटल शेयरों में। एनर्जी, बैंकिंग, फार्मा शेयर गिरावट पर आज बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल कैसा रहा, ये जानने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा कैसा रहा मार्केट का आज मूड माहौल?
देखिए, आज भारतीय बाजारों में प्रॉफिट टेकिंग का दिन रहा, जहां पर प्रेशर लगातार बना रहा। सुबह से ही थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से जरूर आई इंडिसेस के अंदर, लेकिन रिकवरी के बावजूद भी मिड कैप स्मॉल कैप तो संभले। फ्रंट लाइन इंडेक्स करीब आधा % की बिकवाली के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप बिल्कुल फ्लैट, स्मॉल कैप हरे निशान में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफएमसीजी में पुल बैक था, ऑटो में बाइंग थी, आईटी में प्रेशर था, बैंक्स में प्रेशर था, जिसके चलते अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरीज बन रहे थे। तो रियल्टी, आईटी, मेटल सबसे ज्यादा बिकवाली यहाँ पर आज देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आज थोड़ा बहुत पुल बैक आपको दिखाई पड़ेगा ऑटो में। एनर्जी, बैंकिंग, फार्मा, ये सब प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी, सेक्टर स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में आज कामकाज कर रही थी। जी, इसके अलावा आपसे सेक्टर्स का भी हाल समझना चाहेंगे कि किन सेक्टर्स और शेयर में सबसे ज्यादा आज एक्शन देखने को मिला। देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर आज हीरो मोटोकॉर्प के अंदर खरीदारी थी और करीब 1.5% की बढ़त। इंडसइंड बैंक 1.5% ऊपर, आईटीसी नंबर से पहले 1% चला और यूपीएल करीब 3/4% की बढ़त यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक करीब 2% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% नीचे, एसबीआई लाइफ करीब 1.5% नीचे और टीसीएस रफली 1.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में इंड्योरेंस टेक, जुबिलेंट फूड नंबर्स के बाद 3% चला, फोर्टिस हेल्थकेयर 2.5% ऊपर, स्कॉट्स कुबोटा आज तेजी में था, 2.5% की तेजी। गिरने वाले शेयरों में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 6% नीचे, ओबरॉय रियल्टी नंबर्स के बाद प्रेशर 6% नीचे, जीएसपीएल नंबर्स के बाद 5% नीचे, देवयानी नंबर्स के बाद करीब 4% की बिकवाली यहां देखने को मिली। रियल्टी में सबसे ज्यादा टूटने वालों में ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर करीब 1.5 से लेकर 6% तक का प्रेशर आज के सत्र के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका सुमित। और ये तो रहा मार्केट अपडेट। और अब बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां पर पुलिस ने एक साथ 650 फर्जी लोन ऐप्स को ब्लॉक करवाया है। ये ऐप इंस्टेंट लोन का झांसा देकर फ्रॉड कर रहे थे। कैसे होता था ये गड़बड़ झाला, बता रहे हमारे संवाददाता केतन जोशी। देखिए, इस वक्त हम अहमदाबाद साइबर क्राइम में मौजूद है और हमारे सामने ऐसे कई सारे केसेस आए कि जो इंस्टेंट लोन के बहाने उस ट्रैप में फंस गए हो। अहमदाबाद पुलिस ने, खासकर जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, उन्होंने 650 ऐसी एप्लीकेशन ब्लॉक कर दी जिनका लिंक कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी है और लोकल ऐप भी है। अब इनकी मोडस ऑपरेंडी हम आपको समझाते हैं ताकि जो दर्शक इनको देख रहे हैं वो भी सचेत हो जाए। खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ये लोग पहले तो अपना फर्जी ऐप है वो वहां पर स्प्रेड करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट दिए लोन मिल जाएगा और वो भी तुरंत। तो कोई 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 का लोन ले लेता है। बाद में उनको एसेस करने के जाने अनजाने में सारे राइट्स भी दे देता है ताकि उनके जो लोन धारक है उनके सारे कॉन्टैक्ट्स, उनकी फोटो गैलरी, सारे के सारे फैमिली के फोटो वो एसेस कर लेता है। बाद में जब वो पेमेंट कर देता है उसके बाद कहेंगे कि नहीं इतना लोन बाकी है, आप इसको पेमेंट करो वरना आपको हम बदनाम कर देंगे, आपकी तस्वीर को वायरल कर देंगे। और अभी हमारे सामने, जब हम इस परिसर में मौजूद है, तब हमारे सामने एक केस अभी दर्ज हुआ। एक लड़की आई जिन्होंने भी इस तरह से एक लोन लिया था, लेकिन लोन पेमेंट करने के बाद भी उनके साथ ये धोखाधड़ी की गई। उनको धमकियां दी जा रही है कि आप है ज्यादा पैसे दे दो वरना आपको बदनाम कर देंगे, आपके फोटोग्राफ्स हमारे पास है। और बाकायदा उनके व्हाट्सएप के ऊपर वो फोटोग्राफ्स भी सेंड करते हैं। तो अहमदाबाद पुलिस ने 650 से अधिक ऐसी ऐप है वो तो पहले से आइडेंटिफाई कर ली, गृह मंत्रालय को भी भेज दी है, उसको ब्लॉक भी कर दी है। चाहे वो गूगल प्ले स्टोर में हो, एंड्रॉइड में हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर है, उनको ब्लॉक कर दिया है। और देश के 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। इनमें से आधे लोगों को तो इसका पता भी नहीं होता है। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57। और अब बात कांस फिल्म फेस्टिवल की, जिसकी शुरुआत आज से हो गई। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में किया गया है, जहां पर फेस्टिवल में देश विदेश से बहुत सारे सितारे पहुंचे हैं। तो वहीं इस बार बॉलीवुड के कुछ सितारों ने इस फेस्टिवल में डेब्यू भी किया है। फेस्टिवल के ओपनिंग डे पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान, ईशा गुप्ता, मानुषी छिल्लर, उर्वशी रौतेला समेत कई सेलेब्स रेड कार्पेट की रौनक बढ़ाते हुए यहां पर नजर आए। यहां उन्होंने अपने देसी और स्टाइलिश अंदाज से महफिल लूट ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।